सब्सक्राइब कीजिए प्राइम टीवी टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, जब आप एक एसी परचेस करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों की रिसर्च करते हैं कि वो जो एसी आप ले रहे हैं वो एक सही ब्रांड है या नहीं है, कि आपको यहाँ पे जो एसी के अंदर जो स्टार रेटिंग देखने मिलती है वो ज़्यादा है कि नहीं है, ISEER जो रेटिंग है वो आपकी ज़्यादा है कि नहीं है। काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं आप कि इसकी जो सर्विस है वो आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी रहेगी, साथ में आपको यदि एसी ख़राब होता है कि PCB की कॉस्ट कितनी आएगी, या फिर जो कंडेंसर इसमें यूज़ किया गया है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, गैस यदि लीकेज होती है तो रिफिल कराने में कितनी कॉस्ट आएगी। काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद आप एक एसी को फाइनल करते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि एसी के लिए एक रिक्वायरमेंट जो होती है कि जो कंटिन्यू चलता रहता है आपका, और यहाँ पे जो लाइट है जो इसका फ्लक्चुएशन होता है जिस कारण से आपके एसी ख़राब हो सकता है, तो इसके बारे में आप कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। आप देखते हैं कि इन्वर्टर एसी है तो इसमें इन्वर्टर लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यदि सपोज मान लीजिए कि आपका ठीक है आपने एक इन्वर्टर एसी परचेज किया या फिर फिक्स्ड एसी या फिर आप इसको बोलें नॉर्मल एसी, तो वो आपने परचेज कर लिया, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लक्चुएशन है नहीं होता है, मान लिया कि नहीं होता है, बट ये तो कंफर्म नहीं होता है कि आगे अभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही तो बाद में भी नहीं होगी। कभी हो सकता है कि कभी अचानक से कभी लाइट जो है आपके बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर बहुत कम आ जाए, जिस कारण से आपका जो एसी उसी टाइम पे चालू हो और एसी आपका ख़राब हो जाए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि यदि आप 30 से 40 हज़ार रुपये का एसी यदि आप परचेज़ कर सकते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये का आप एक इन्वर्टर भी अलग से परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका एसी यदि ख़राब होता है तो PCB या फिर कंडेंसर ख़राब होता है, कई बार होता है कि कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होगा तो आपके कंप्रेसर ख़राब होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये का यदि आप रिपेयरिंग में कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में यदि आप 3 से 4 हज़ार रुपये का इन्वर्टर यदि परचेस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक जो इन्वर्टर होता है, एसी वाला जो इन्वर्टर होता है, तो इसमें किन किन खास चीज़ों का आपको ध्यान में रख करके आपको एक इन्वर्टर परचेस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बेहतर स्टेबलाइजर चूज़ करने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए जो कि आपके एसी को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वोल्टेज रेंज के। तो आपका जो स्टेबलाइजर आप जो परचेज करेंगे तो उसके अंदर 130 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक का फ्लक्चुएसन सहने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि यदि कभी लाइट जो रेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 130 से लेकर के 290 जो ये रेंज है, यानी कि जो लाइट आती है आपके घर में तो उसका जो फ्लक्चुएशन है इससे यानी 130 से कम नहीं होना चाहिए और 290 या फिर 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे कि वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे कि आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं जो कि वोल्टेज को स्टेबल करके रखते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है लाइट फ्लक्चुएशन की। लेकिन जो छोटे एरिया होते हैं, जो छोटी सिटी होती है और या फिर कस्बे वाले जो एरिया होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो लाइट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वहाँ पे स्टेबल लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइट की। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं ख़राब होने के, आपके एसी वगैरह ख़राब होने के। अभी हम एसी की बात कर रहे हैं तो एसी ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि 130 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक यदि आपने स्टेबलाइजर वोल्टेज रेंज वाला यदि आपने परचेज किया है, तो यदि 130 से नीचे यदि लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यानी कि आपका जो स्टेबलाइजर है ऑटोमेटिक जो सप्लाई पास कर रहा था वो वहां पे कट कर देगा। और सेम वही होगा 290 या फिर 300 वाला यदि आपने रेंज ले रखी है तो वहां से ऊपर यदि जाएगा वोल्टेज तो वहां पे भी कट कर देगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज रेंज होनी चाहिए मिनिमम 130 से लेकर के 290 वोल्ट तक की वोल्टेज रेंज होनी चाहिए स्टेबलाइजर के अंदर। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना कि वोल्टेज रेंज।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आता है टाइम डिले फीचर। तो आप जो स्टेबलाइजर परचेस करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ का तो खास तौर पे ध्यान रखना है कि उसमें टाइम डिले फीचर आपका यहाँ पे होना चाहिए। टाइम डिले फीचर क्या वर्क करता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि सपोज़ आपका जो स्टेबलाइजर है आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है आपके एसी से। अब लाइट अचानक से आती है और चली जाती है और फिर दोबारा से लाइट आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कंप्रेसर होता है तो इस पर अचानक से झटका टाइप से लगता है। तो कंप्रेसर को डायरेक्टली लाइट आएगी जाएगी, अचानक से यहाँ पे झटका लगेगा तो कंप्रेसर के ख़राब होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अब जो टाइम डिले फीचर होता है तो ये वर्क क्या करता है कि अचानक से आपकी लाइट जाती है और फिर तत्काल अचानक से लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे ये तत्काल यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है यानी कि वोल्टेज को सप्लाई नहीं करता है, एसी तक अपने पास तक सीमित रखता है, इसको आगे सप्लाई नहीं करता है। इसको 2 से 3 मिनट के बाद में इसके बाद सप्लाई करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि डायरेक्टली यदि कंप्रेसर बंद होकर तत्काल चालू होगा तो यहाँ पे कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पीसीबी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो ये फीचर के कारण से आपका जो एसी है सेव रहता है। तो ये फीचर यानी टाइम डिले फीचर को आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि यदि आपके स्टेबलाइजर में टाइम डिले का फीचर नहीं है, जो भी आप परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस स्टेबलाइजर को चूज़ ना करें। फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर में देखना है कि ऑटोमेटिक कटआउट होना ज़रूरी है। यानी ये जो ऑटोमेटिक कटआउट वाला जो फंक्शन है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेंज जो मैंने बताई थी 130 से लेकर के 290 वोल्ट तक की। तो यहाँ पे यदि 130 से नीचे जाता है वोल्टेज तो आपका स्टेबलाइजर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसमें ऑटोमेटिक कटआउट होना फीचर ज़रूरी है कि यदि 130 से नीचे जाए तो ऑटोमेटिक वो स्टेबलाइजर जो है वोल्टेज आउट करना कट कर दे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका जो एसी रहेगा यहाँ पे सेव रहेगा और आपका जो स्टेबलाइजर है ये भी सेव रहेगा, क्योंकि यदि 130 से नीचे जाएगा तो स्टेबलाइजर यदि ऑटोमेटिक कट आउट नहीं करेगा तो स्टेबलाइजर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये फीचर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑटोमेटिक कट आउट वाला फीचर स्टेबलाइजर के अंदर होना चाहिए। वैसे जनरली ये ऑटोमेटिक कट आउट वाला फीचर जनरली सभी स्टेबलाइजर के अंदर होता है, लेकिन इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पे जो आउटपुट रेंज होती है स्टेबलाइजर में। जो आउटपुट रेंज होती है यानी कि जो भी स्टेबलाइजर से आप कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप एसी के लिए स्टेबलाइजर परचेस कर रहे हैं तो एसी के लिए जो आउटपुट रेंज होती है यानी कि इनपुट यानी एसी का जो इनपुट कहलाया तो वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसकी जो रेंज होती है आउटपुट रेंज एसी स्टेबलाइजर की, तो वो 200 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपने देखे होंगे कि इनपुट आपने देखे होंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं तो उसकी जो इनपुट वोल्टेज होता है वहाँ पे 230 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट आपने देखा होगा, मैक्सिमम 230 या 240 ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यदि जो आउटपुट है 200 वोल्ट से कम आएगा या फिर 240 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर आपका जो एसी रहेगा वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसका आउटपुट होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा 200 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगले पॉइंट की बात करें तो ये कि आप जो स्टेबलाइजर परचेज़ कर रहे हैं वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ISO सर्टिफाइड आप सभी जानते हैं कि ISO जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं तो यहाँ पे उन सभी प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं यानी कि एक प्रॉपर कंपनी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी सारे जेनरिक प्रोडक्ट भी आपको देखने मिल जाते हैं जो असेंबल्ड करते हैं प्रोडक्ट को, यानी कि आप उन्होंने ट्रांसफार्मर कहीं अलग से ले लिया और बॉडी कहीं अलग ले ली और उन सबको असेंबल करके वो सेल आउट करते हैं। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, क्योंकि बाई चांस उनका पहली बात तो वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो कितना वोल्टेज आउट कर रहे हैं, कितना वोल्टेज वो इन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कट आउट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उनकी चेक नहीं होती हैं। वो असेंबल करके प्रॉपर तरीके से और वो सेल कर देते हैं। तो ऐसे जो स्टेबलाइजर यदि आप लेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो आउटपुट कितना कर रहे हैं, इनपुट कितना ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से कर भी रहे हैं वर्क कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर आपको कंफर्म नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ISO सर्टिफाइड आपको लेना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ISO सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं प्रॉपर तरीके से चेक होते हैं, इसके बाद में ही मार्केट में सेल आउट होते हैं वो। तो ISO सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चेक करना कि जो भी स्टेबलाइजर आप ले रहे हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं या नहीं है।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की। तो ये पॉइंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो स्टेबलाइज़र लेते हैं तो उसके अंदर वोल्ट मीटर लगा हुआ होना चाहिए। वैसे जनरली सभी स्टेबलाइज़र में आपको वोल्ट मीटर देखने मिल जाता है, बट कुछ स्टेबलाइज़र में वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। मतलब 100 के इसके लिए वोल्ट मीटर रहता है, बट वो वर्क नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि वोल्ट मीटर उसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए और वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। केवल वो एक इमेज नहीं होनी चाहिए कि वो केवल इमेज बस रहे, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। कई स्टेबलाइजर ऐसे आते हैं जिनमें केवल लाइट रहती है और एक इमेज लगी रहती है वोल्ट मीटर की, बट वो वर्क नहीं करता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि स्टेबलाइजर के अंदर जो वोल्ट मीटर लगा हो वो वर्क करे प्रॉपर तरीके से, जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके अंदर वो शो करना चाहिए उसमें। और दूसरी चीज़ कि उसमें इनपुट और आउटपुट की बटन होनी चाहिए स्टेबलाइजर में। इनपुट आउटपुट की बटन आप में से काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे स्टेबलाइजर यदि आपने यूज़ किया है पहले, तो इनपुट आउटपुट बटन का आपको पता होना चाहिए कि वो किस लिए होती है। तो जो ऊपर आपको इनपुट लिखा रहता है, नीचे आउटपुट लिखा हुआ रहता है, या फिर नीचे इनपुट या फिर ऊपर आउटपुट, वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कई कंपनियों में अलग ऊपर नीचे रहता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बटन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि स्टेबलाइजर में उस टाइम पे करंट टाइम पे कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना वोल्टेज ये जो स्टेबलाइजर है वो आउटपुट कर रहा है। तो इनपुट आउटपुट वजन से आप जैसे ऑन उसको इनपुट के साइड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर में शो करेगा कि जो स्टेबलाइजर है इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। और आउटपुट में यदि आप बटन को ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वोल्ट मीटर में कि कितना ये जो स्टेबलाइजर है वोल्टेज को आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ से आप इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जो लाइट है, जो फ्लक्चुएशन जो है कि उस टाइम पे क्या लाइट आ रही है करंट टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो आपको ऐसे ही स्टेबलाइजर परचेज करने जिनमें वोल्ट मीटर हो और दूसरी चीज़ कि इनपुट आउटपुट का बटन उसमें दिया गया हो। अब फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा स्टेबलाइजर रहेगा आपके लिए बेस्ट। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट जो स्टेबलाइजर में आपको देखने को मिल जाए तो आप उनमें से कोई सा भी स्टेबलाइजर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ बेटर स्टेबलाइजर जो कि अच्छे स्टेबलाइजर हैं, मार्केट में अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ में आते हैं, उनके बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उनमें से आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उनमें क्लिक करके आप चेक जरूर करें कि हो सकता है कि इनमें से कोई सा स्टेबलाइजर आपके लिए बेस्ट रहे। और आप यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दें कि जो स्टेबलाइजर होते हैं तो यहाँ पे वो अलग अलग कैपेसिटी, यानी कि जो एसी की जो कैपेसिटी होती है, कई स्टेबलाइजर होते हैं जो कि 1 टन या फिर 1.5 टन एसी के लिए बने होते हैं, कई होते हैं जो कि 2 टन एसी के लिए बने होते हैं। तो टनेज का जरूर ध्यान दें कि उनकी कैपेसिटी जरूरी है। कि हो सकता है कि आपने 2 टन का एसी आपके यहाँ पे लगा हो, आप जो स्टेबलाइजर परचेस कर रहे हैं वो केवल 1.5 टन तक के लिए ही सूटेबल रहे। तो ये इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखना है कि टनेज का जरूर ध्यान रखें कि कौन से टन के लिए आप स्टेबलाइजर परचेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सकें। तो मिलते हैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।